हाँ अरूबा बेटा, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? अरूबा, जी अरूबा, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? ओके बेटा, ये आपकी अटेंडेंस इतनी कम क्यों है? आंसर कीजिएगा बेटा। ओके, अब बेटा सब समझ में आ गया है या स्टिल कोई कंफ्यूजन है? आप कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं सारी चीजें अगर आपको कोई। ओके, होपफुली अब आपके जो है मसाइल क्लियर हो गए होंगे। और ये जो लेक्चर्स अपलोड होंगे हो गए होंगे यूट्यूब पर, तो आप जो है वो सारे लेक्चर्स पुराने जो है वो सुन लें, ताकि जो है वो आप हमारे साथ जो है वो आगे जब बढ़ें तो प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, एक और स्टूडेंट मुझे नजर आ रही है, मरियम अहमद। मरियम अहमद, यस जी सर। बेटा, आपका क्या इशू है? सर कभी नेट नहीं होता तो कभी मैं कहीं गई भी होती हूँ। एक्चुअली कजन्स की शादियां चल रही हैं अभी। देखिए बेटा, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह जो है वो मंडे से ये मसाइल खत्म हो जाएं और हम जो है वो सर प्रॉपर क्लासेस हमारी जो है ऑन कैंपस शुरू हो जाएं। लेकिन अगर तो कोई प्रॉब्लम होता है बच्चे, तो आपको जो है ये इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि मैं आपकी अटेंडेंस कवर नहीं कर सकता। और अगर आपकी अटेंडेंस में प्रॉब्लम आएगा तो फिर मेरे लिए जो है वो आगे की चीजें मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज जो जी। है वो इंश्योर करें कि जो है आपकी कोई क्लास मिस ना हो। रामेश, ओके सर। यस सर। आपसे तो मेरी शायद बात हुई थी पिछली क्लास में। जी सर। आपने शायद लेट एडमिशन है आपका। जी सर। ठीक है बेटा। इसके अलावा मोहम्मद दारेन, मोहम्मद दारेन क्या है यहाँ? नहीं है। और सैयद सबीर, जी सैयद सबीर, जी सैयद सबीर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, सुन रहा हूँ। बेटा, क्या आपका एडमिशन लेट है या आप जो है वो एब्सेंट हो रहे हैं? नहीं सर, मेरा एडमिशन लेट हुआ है। 24th को हुआ है मेरा एडमिशन। अच्छा ठीक है बेटा, तो अब आप इंश्योर करेंगे कोई क्लास मिस ना हो। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अरसलान राशिद, अरसलान राशिद नहीं है। और सैयद मोहम्मद समीर, सैयद मोहम्मद समीर, अच्छा वो भी नहीं है। मोहीद इमरान नहीं है। अच्छा, मोहम्मद रायान, आपकी भी एक क्लास मिस हुई है। एक क्लास कौन सी सर? एक क्लास में आपकी एब्सेंट आ रही है। नहीं, मैंने सारी क्लासेस ली हैं। आपकी अटेंडेंस में आपकी आउट ऑफ 4 3 क्लासेस आ रही हैं। रानी सर, वरना मैं तो सारी क्लासेस ली हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो जो है वो अटेंडेंस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है, तो ये चीज होनी नहीं चाहिए कि आपने अटेंड की और आपकी अटेंडेंस ना लगे।
अच्छा जी, ठीक है। बहरहाल ये मैं फिर आपसे कहूंगा कि इंश्योर करें कि आपकी कोई क्लास मिस ना हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या जो है वो ऑन कैंपस क्लास हो। अदरवाइज आपके लिए चीजों को जो है वो कोप अप करना बहुत मुश्किल होगा, एंड में चीजें जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाती हैं। अच्छा जी, राइट। आज का जो हमारा काम है वो आज हम कुछ नई बात करेंगे। टॉपिक वही है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयोनाइजेशन का लफ्ज जो है, द टर्म आयोनाइजेशन, ionization is related to, whenever we say ionization, ionization is related to removal of electron. Whenever an electron removes from an atom or from an ion, the process is called ionization. अब किसी भी एटम से या किसी आयन से आप इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं निकलेगा, आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू नीड एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब पेपर 2 में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 mole of electron from outermost orbit of a gaseous atom. Amount of energy required to remove 1 mole of electron from outermost orbit of a gaseous atom is called ionization energy. The amount of energy required का मतलब ये है कि this process is endothermic in nature. आपको पता है कि एंथैल्पी चेंज की टर्म में 2 होते हैं, एक एंडो और एक एक्सो। तो जब हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एंडो। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट, यानी कि वैलेंस शेल, लास्ट ऑर्बिट ऑफ अ गैसियस एटम। अब देखिए यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, गैसियस एटम। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। Amount of energy required to remove 1 mole of electron from
outermost orbit of a gaseous atom. For example, अगर आपके पास सोडियम है, वैसे नेचुरली आप सबको पता है कि सोडियम मेटल is solid at room temperature. But when we talk about ionization energy is the amount of energy required to remove 1 mole of electron from gaseous atom. इसका मतलब ये है कि अगर आप सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो you need to convert sodium into sodium vapors. अब सोडियम सॉलिड को सोडियम वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका आयोनाइजेशन एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है. आयोनाइजेशन एनर्जी इज ओनली रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम. और ये बात ज़हन में रखिएगा कि कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन कभी भी सॉलिड या लिक्विड से नहीं निकलता, गैसियस एटम होना जरूरी है. इवन मॉलिक्यूल से भी नहीं निकलता. आपका फ्री गैसियस एटम जब तक नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल पॉसिबल नहीं है. नाउ व्हेन सोडियम गैसियस एटम, और आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू sodium positive gaseous ion by the loss of electron E. Now this equation represents ionization energy. ये equation ionization energy को represent कर रही है. This represents ionization energy. अब आप किसी भी एलिमेंट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन लिख सकते हैं. आयोनाइजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. एक और एग्जांपल आप देखिए. सपोज हम क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते. अब आप में से कुछ लोगों के जहन में आएगा कि क्लोरीन से कैसे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, क्लोरीन तो नॉन मेटल है. तो देखिए, यस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरीन, लेकिन इट इज पॉसिबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. यकीनन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड मोर एनर्जी. हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, but still it is possible to remove an electron from any atom, from any element. और अब अगर आप क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन निकालते हैं to form chlorine positive gaseous by the removal of 1 electron, this is also known as ionization energy. पहली वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम को, और सेकेंड इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन को. क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई? जी सर. ठीक है, ओके बेटा. अच्छा, अब यहां एक चीज और ऐड करता हूं. ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसमें हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं फ्रॉम गैसियस एटम. गैसियस एटम से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये पहला इलेक्ट्रॉन है जो आप निकाल रहे हैं. इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, तब भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे. और अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि व्हाट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी,
तब भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। किसी भी गैसियस एटम से जब आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और आप इसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। आप कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? सर आप बीच में एंडोथर्मिक का कुछ बता रहे थे, मैंने सुना नहीं था, आप रिपीट कर दें। क्या बता रहा था? एंडोथर्मिक का आपने वर्ड यूज किया था, कुछ बता रहे तो मैं थे दोबारा आप, तो बताता मैंने हूँ, सुना एक नहीं मिनट था। आपको बताता हूँ। असल में मैं थोड़ा सा ना अटेंडेंस की तरफ से भी वरीड हूँ, तो मैं उन बच्चों को भी देख रहा हूँ कि जो अगर तो एब्सेंट हैं और ओके, मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक हो। उसकी वजह यह है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड, तो आपको पता है एंडो और एक्सो में फर्क ये होता है कि एंडो में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि एक्सो में एनर्जी रिमूव होती है। जी, इसमें से 1 मोल रिमूव, इससे ज्यादा होगा, आगे बताता हूं आपको। लेकिन जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम आप रिमूव करेंगे, तो उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये दोनों इक्वेशंस जो मैंने आपके सामने यहां लिखी हैं, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि आप किसी के लिए भी आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन लिखनी हो, जैसे अगर मुझे मैग्नीशियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन लिखनी है, तो अब पेपर में सवाल भी आ सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन टू शो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट। तो जिस एलिमेंट के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन लिखनी है, आप उस एलिमेंट का सिंबल गैसियस स्टेट के साथ लिखेंगे और फिर इसे कन्वर्ट कर देंगे इनटू magnesium ion gaseous by the loss of 1 electron. Now this equation again represents ionization energy or first ionization energy. सर 2+ नहीं लिखेंगे? नहीं, ionization energy का मतलब क्या है? Energy required to remove 1 mole of electron. चाहे कोई भी एलिमेंट आप लिख रहे हो, उसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी एक साथ नहीं निकलते, इस बात को आप समझिएगा। जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेप वाइज होता है, पहले एक निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है, इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ ओनली 1 mole of electron from gaseous atom. Now, if you want to remove more electron, तो फिर more electron remove करने के लिए आपको कुछ फर्दर जरूरत पड़ेगी, और अब मैं नेक्स्ट आपको जो बताने जा रहा हूं, that is a term second ionization energy. अच्छा, अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब बताइए आपके सेकेंड इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा?
किसी एटम से निकलेगा या जहां से एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल चुका होगा वहां से निकलेगा? सर वहीं से निकल जहां से सर वहीं पहले से एक निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, निकल जहां से गया। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, जहाँ से निकल क्योंकि गया। पहला निकलेगा। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, एंड इफ यू वांट टू रिमूव वन मोर इलेक्ट्रॉन then it must be second ionization energy. So second ionization energy is again amount of energy required to remove 1 mole of electron from outermost orbit of monovalent gaseous ion is called second ionization energy. ये है definition of second ionization energy. Amount of energy required to remove 1 mole of electron from outermost orbit of a monovalent gaseous ion. Monovalent का मतलब यह है कि जिसकी वैलेंसी 1 हो, मोनो 1, तो monovalent gaseous ion चाहिए. For example, if you want to remove second electron from magnesium, तो आप मैग्नीशियम एटम नहीं लेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरी है कि पहले से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ हो. तो अब आपका स्टार्टिंग मटेरियल मस्ट बी अ मोनोवैलेंट गैसियस आयन, एंड नाउ दिस मोनोवैलेंट गैसियस आयन is converted into Mg2 positive gaseous ion by the loss of electron. ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग एनर्जी चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग एनर्जी चाहिए, और इसका मतलब यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो टोटल एनर्जी चाहिए फ्रॉम मैग्नीशियम, तो वो सम होगा सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. क्या ये पॉइंट समझ में आया? अगर आप जी सर। अगर आप किसी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो पहले एक निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा. तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. इसका मतलब यह है कि जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, तो वो एनर्जी होगी सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताइए. अभी ये लास्ट किसने ज्वाइन किया है भाई? फातिश, आई थिंक आपने अभी ज्वाइन किया है. सर अभी नहीं किया, टाइम हो गया, लेकिन लेट ज्वाइन किया था. बेटा क्यों लेट ज्वाइन किया है? सर नेट नहीं चल रहा था. चलिए बहरहाल कोशिश किया करें कि बेटा अगर ये ऑनलाइन का सिलसिला रहा आगे भी तो आप कोशिश करें कि ये चीज अवॉइड हो. कुछ भी इंतजाम करें कि क्लासेस जो है वो आप मिस ना करें. ठीक है.
अच्छा, ओके। कोई सवाल कह रहा था, कुछ पूछ रहा था? अच्छा, कोई क्वेश्चन था? ओके, देख लेते हैं। नो सर, ओके। तो अब अगर मैं यहां लिखता हूं कि मैग्नीशियम से स्टार्ट लेता हूं, मैग्नीशियम गैसियस, और अब मैं लिखता हूं कि मैग्नीशियम गैसियस इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव गैसियस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑल्दो कि ये चीज डायरेक्ट नहीं होगी, पहले एक निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा, लेकिन अगर आपको इक्वेशन इस तरह मर्ज गिवन है और आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताओ यहाँ कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो जहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इट मस्ट बी अ सम ऑफ FIE फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड SIE सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। यानी आपको जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट मस्ट बी a sum of first and second ionization energy. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ओके, अच्छा। अब Yes, ये सिर्फ मामला 2 इलेक्ट्रॉन के निकालने का नहीं है, आप जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, यानी कि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो फॉर द रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन वी नीड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। If we want to remove fourth electron, we need fourth ionization energy. If we want to remove fifth electron, we need fifth ionization energy. और इन ionization energies को कहा जाता है successive ionization energies. Successive ionization energies का मतलब है कि one after one, कि आप एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जाएं, वन आफ्टर वन। तो वन आफ्टर वन का मतलब यह है कि इसे हम कहेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। व्हाई डू वी रिमूव इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि कोई भी एलिमेंट जब रिएक्शन करता है तो रिएक्ट करने के लिए वो आपको पता है या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन अगर उसको लॉस करना है तो इट नीड्स एनर्जी, और उस इलेक्ट्रॉन के लॉस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट मस्ट बी नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की टर्म जो मैं यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन। वन आफ्टर वन का मतलब यह है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज कहलाती हैं। बेटा अभी स्टेबिलिटी की तो बात नहीं हो रही, अभी स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही, बात अभी ये हो रही है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। स्टेबल हो या ना हो, अभी ये मसला नहीं है कि वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। अभी बात ये समझनी है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालते गए, सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने, तो हमें इतनी सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। स्टेबल होगा नहीं होगा ये बात का मसला है, और ऑफ कोर्स वो स्टेबल नहीं होगा, लेकिन हमारा मसला इस वक्त हम स्टेबिलिटी को डिस्कस नहीं कर रहे कि कब वो स्टेबल होगा कब वो स्टेबल नहीं होगा।
अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी चाहिए दैट इज नोन टू बी आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी हो सकती है, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया। तो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी होती है। लाइक अगर एक एलिमेंट में 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी 11th आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर एक एलिमेंट के अंदर 25 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी 25th आयनाइजेशन एनर्जी होगी। डेफिनेटली ये हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली आप किसी भी एलिमेंट से यस जीरो लेफ्ट करेगा। मतलब आप यहां तक इलेक्ट्रॉन थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें और एटम जो है वो आयन उसका जो है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, बट डेफिनेटली इस काम के लिए वी नीड एनर्जी, और उतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस इलेक्ट्रॉन को, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वन आफ्टर वन निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है वो एक के बाद एक निकलेगा। ये नहीं होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाए। जी केमिकली जो है नहीं, ऑल एनर्जीज सबकी सेमी वैल्यू नहीं होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ वैल्यूज क्या होंगी। जी केमिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब आप किसी प्रैक्टिकली कोई रिएक्शन करते हैं तो प्रैक्टिकली किसी रिएक्शन में ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दे, क्योंकि इतनी इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, और ना ही वो स्टेबल कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाता है जिससे वो उसकी स्टेबिलिटी वहां वो गेन करे। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहता हूं सवाल क्या है, अब सवाल ये है कि राइट एन इक्वेशन, और ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में आ सकता है कि राइट एन इक्वेशन टू शो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। Write an equation to show fourth ionization energy of calcium. Fourth ionization energy. Fourth ionization energy का मतलब यह है कि we want to remove fourth electron. तब आप मुझे बताइए कि fourth electron कब निकलेगा? जब पिछले 3 निकल जाएंगे। सर जब 3 निकल जाएंगे, जब ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हों, फौरन फोर्थ इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। पहले इलेक्ट्रॉन 1 निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन 2 निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन 3 निकलेगा, देन इलेक्ट्रॉन 4 की बारी आएगी। बिल्कुल सही। व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी रिमूव, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा दैट मस्ट बी कैल्शियम 3 पॉजिटिव। सर एक आपको बात ये समझ सवाल नहीं ना आई। करे कि ये कहां से आया, ये कैसे बन सकता है। अभी हमारा मसला ये सही। नहीं है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। हमारा मसला आयनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वो स्टेबल है या नहीं है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है या नहीं है, ये मसला अभी हमारा नहीं है। हमें इस कॉन्सेप्ट को थियोरेटिकली समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल का आइडिया क्या है। Now calcium 3 positive is converted into calcium 4 positive ion gaseous by the removal of 1 electron. ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। इक्वेशन आप लिखेंगे और इक्वेशन फॉर
इक्वेशन फॉर 6th आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन। अच्छा, स्टेट सिंबल्स अगर आप नहीं लिखेंगे तो इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी। ये सारी स्टोरी जो भी हो रही है वो गैसियस में हो रही है, एटम हो या आयंस हो, ये सब गैसियस स्टेट में होंगे। लिहाजा आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन में कभी भी कोई सॉलिड, कोई लिक्विड, कोई एक्वस इन्वॉल्व नहीं होता, हमेशा गैसियस एटम या गैसियस आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। नाउ सर, नेक्स्ट इसका इज रीजन क्या है? इक्वेशन, कि सॉरी एक्वस, इसका रीजन क्या है कि एक्वस लिक्विड सॉलिड कोई नहीं होता आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर? जी, रीजन सर, इसका मतलब कुछ वजह होगी ना? रीजन ये होता है कि जो गैसियस एटम या गैसियस आयंस होते हैं वो एक दूसरे से बाइंड नहीं होते। जब एक दूसरे से बाइंड होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ। सॉलिड या ओके। लिक्विड में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, तो बॉन्डेड पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सारे एटम्स का फ्री होना जरूरी है, और फ्री एटम सिर्फ गैसियस फॉर्म में होता है। क्या ये बात क्लियर हो ठीक है गई? सर। जी सर, जी। ठीक। अच्छा जनाब, जी सर। अब इक्वेशन फॉर 6th आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन। 6th आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है रिमूवल ऑफ 6th इलेक्ट्रॉन, और रिमूवल ऑफ 6th इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास पहले से 5 इलेक्ट्रॉन निकले हुए होने चाहिए। तो Br 5 पॉजिटिव, तो ब्रोमीन 5 पॉजिटिव is converted into bromine 6 positive by the loss of 1 electron। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है 6th आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्रोमीन 6 पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं ब्रोमीन एटम से, तो सोचिए ब्रोमीन एटम से ब्रोमीन 6 पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, यानी टोटल आपको 6 डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज इस्तेमाल करनी हो। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से लेकर 6th आयनाइजेशन एनर्जी तक का जो टोटल सम होगा वो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन डेफिनेटली होगा 1 by 1। हमेशा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1 by 1 होगा। अब आपसे मैं एक बात शेयर कर रहा हूं, ये डेटा बुकलेट जो मैंने आपसे कहा था, ये पेज अभी आपके सामने डिस्प्ले होगा। ये पेज जो अब आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ये सिलेबस में ही है। एंड ऑफ द सिलेबस में आपको मैंने कहा था कि देखिए ये पेज यहां से शुरू हो रहा है सिलेबस में, पेज नंबर 73 से, और पेज नंबर 73 पर ये पहला पेज है, डेटा सेक्शन लिखा हुआ है, और ये वो डेटा है जो आपको पेपर के दौरान प्रोवाइडेड होगा। पहले पेज पर ये कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं, और ये सेकंड पेज है जहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा आपको गिवन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 मुख्तलिफ आयोनाइजेशन एनर्जीज का डेटा गिवन है, और ये मेरे ख्याल है कि 36 एलिमेंट के करीब हैं। आई थिंक यस, अराउंड 36 एलिमेंट्स हैं जिनका ये डेटा आपको गिवन है। सर, ये डेटा दिया हुआ क्यों होता है? मतलब उससे देख के क्या करेंगे? ये डेटा बुकलेट आपको गिवन होगी जब आप पेपर दे रहे हो। अच्छा, अब आप इसमें देखिए, अगर आपको नजर आ रहा है तो
मैग्नीशियम को देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 736 है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 1450। अब थर्ड और फोर्थ की और ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेटा से हमें एक बात समझ में आ रही है, और वो बात ये है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू सेकंड, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यानी एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। वजह यह है कि जब एलिमेंट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल बिकम डिफिकल्ट। तो इन जनरल जो है मैं लिख रहा हूं कि फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, and third ionization energy is greater than second ionization energy, and second ionization energy is greater than first ionization energy। यानी किसी भी एलिमेंट के लिए जो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो फर्स्ट होगी। रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में कंपैरेटिवली आसान होगा, और जैसे जैसे आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। हर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होती है, और टोटल एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए वो डिपेंड करता है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे उनके सम जो होगा, उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज का सम, वो टोटल एनर्जी होगी जो आप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस्तेमाल करें। क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई? जी सर। सर ये लास्ट में फिर से रिपीट कर दें। लास्ट मैंने बात ये की कि जैसे जैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होता जाए, बिकॉज जब एक पार्टिकल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और आप उससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो यकीनन एक और इलेक्ट्रॉन निकालना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल से मुश्किल है। लिहाजा पार्टिकल रेजिस्टेंस ज्यादा शो करेगा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल होगा। अब समझ में आ गई बात? जी सर। रीजन मैं यहां लिख देता हूं कि it become difficult to remove an electron from positively charged particles due to electron deficiency। एक पार्टिकल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं
factors affecting magnitude of ionization energy. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड पर अफेक्ट करें? फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। क्या लगता है आपको, क्या एनालिसिस है आपकी कि क्या होना चाहिए, कौन से फैक्टर्स होने चाहिए जो आयनाइजेशन एनर्जी में अपना रोल प्ले करेंगे? ओके, न्यूक्लियर चार्ज, गुड, बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा सोचिए, न्यूक्लियर Atomic चार्ज radius. के अलावा Atomic radius. एटॉमिक रेडियस, बिल्कुल ठीक है, एटॉमिक या आयनिक रेडियस, गुड, ठीक है। और इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव में तो थोड़ा सा इशू आएगा। सर और क्या है जी, थर्मल लास्ट शेल अपना का क्या कहते हैं उसको? डिस्टेंस, लास्ट शेल का डिस्टेंस मतलब वही एटॉमिक रेडियस ही हो गया। सर एंथैल्पी चेंज भी तो होगा। ओके, अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में पहला फैक्टर आपने एनालाइज किया और वो था न्यूक्लियर चार्ज। Nuclear charge is a factor affecting magnitude of ionization energy. इसके बाद atomic या ionic, Sir, atomic size. yes, this is atomic और ionic radius, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो रेडियस भी बड़ा होगा, और चूंकि हमने साइज की जगह रेडियस को डिस्कस किया है इसलिए हम रेडियस की टर्म में बात कर रहे हैं। अच्छा, एटॉमिक, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस। तीसरा फैक्टर जो है ये कहलाता है शील्डिंग। अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और एक और फैक्टर जो है वो है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन। ये वो चार फैक्टर हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पर इफेक्ट। अब हम इंडिविजुअली इन पर बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर नंबर 2 पर, ठीक है, क्योंकि इसको अभी टाइम हमारे पास कम है, इसको समझना निस्बतन आसान है। तो एटॉमिक या आयोनिक रेडियस जो है ये किस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पर इफेक्ट करते हैं। बड़ी सिंपल बात सोचिए कि जो किसी भी एटम का न्यूक्लियस होता है वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिट के अंदर होते हैं वो भी न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन न्यूक्लियस से डिस्टेंस जितना ज्यादा होता जाएगा आउटर इलेक्ट्रॉन का, अब अगर ये न्यूक्लियस है और ये 2 ऑर्बिट्स हैं और यहां 3 ऑर्बिट्स, तो न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट का डिस्टेंस यहां पर और न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट का डिस्टेंस यहां पर, आप देख सकते हैं फर्क। ऑर्बिट का नंबर बढ़ने से
न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ गया, यानी एटॉमिक या आयनिक रेडियस बढ़ गया, और जब डिस्टेंस बढ़ गया तो अल्टीमेटली आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कम अट्रैक्ट होंगे, और जब आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कम अट्रैक्ट होगा तो उसका रिमूवल कंपैरेटिवली आसान होगा, और रिमूवल आसान होने का मतलब ये है कि लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और कम एनर्जी रिक्वायर्ड होने का मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाए। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि ग्रेटर द एटॉमिक और आयोनिक रेडियस, जितना आयोनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, लेसर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना साइज ऑफ द एटम बड़ा होगा, जितना रेडियस उसका लार्जर होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा। सो ग्रेटर द आयनिक रेडियस, lesser will be the ionization energy. क्या ये बात क्लियर हो गई? इसका रीजन आप क्या लिखेंगे कि ग्रेटर एटॉमिक रेडियस मीन्स distance in between nucleus and outer electron increases। distance increase हुआ, और distance increase होने का मतलब ये है, डिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब ये है कि अट्रैक्शन डिक्रीजेस, और अट्रैक्शन डिक्रीज होने का मतलब ये है कि इट बिकम easier to remove electron. That's why lesser amount of energy is required. ये है स्टोरी बेटा रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस, कि जितना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता जाएगा, डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, अट्रैक्शन इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्बिट डिक्रीज करेगी, it become easier to remove electron. That's why lesser amount of energy is required to remove an electron. और इसी वजह से अब देखें, एक बात और कंक्लूजन पे जा रहा हूं, जब हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप हम ये बात कर चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्बिट इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं तो आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा, इसी वजह से डाउन द ग्रुप जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करे। मैं आपसे आगे डेटा भी शेयर करूंगा, आपको इससे और क्लियर हो जाएगा, लेकिन इन जनरल पीरियोडिक टेबल का आप कोई भी ग्रुप ले लें, पीरियोडिक टेबल के तमाम ग्रुप्स में
आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, और उसका रीजन आप यही ऊपर वाली पूरी स्टोरी रिपीट करेंगे कि डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियस के डिक्रीज होने की वजह ये पूरी स्टोरी है कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है, अट्रैक्शन कम होती है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो जाता है। So lesser amount of energy is required to remove an electron. ये है बेटा स्टोरी रिलेटेड। अब अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ठीक है, अगेन बुक से पढ़ना है। अगर आप लोगों ने बुक परचेज नहीं की तो परचेज कर लें। मैं बता चुका हूं केमिस्ट्री बाय रॉजर नॉरिस, 3rd एडिशन अब उसका आ चुका है, ऑरेंज कलर का उसका टाइटल है। तो ए लेवल केमिस्ट्री बाय रॉजर नॉरिस 3rd एडिशन, ये इजीली अवेलेबल है और इसको आपने एज ए टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करना। ठीक है बेटा, कोई अगर सर? क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर एक चीज पूछनी थी, अगर जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो एंथैल्पी चेंज भी बढ़ेगा ना? किसका एंथैल्पी चेंज? आयोनाइजेशन सर, एनर्जी इटसेल्फ एंथैल्पी चेंज है। अच्छा ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी है ना, एंथैल्पी चेंज है। ये वो एंथैल्पी चेंज है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी सर। जी सर। राइट जी, अब इंशाल्लाह बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। या फिर सर